हौसलों की उड़ान को पंख देंगे, आपको एक नया सा रंग देंगे। अगर आप साथ दो हमारा तो आओ फिर, सफलता की राह हम बुलंद देंगे। आसमान तक चीखेगी चिंगारी हमारी, हमारा वादा है हम हर कुछ बदल देंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनन्या और स्वागत करती हूं आपका अपने वीजा क्लासेस पर। तो आज से पहले हमने जो है इकाई 2 को कंप्लीट किया। आज हम जा रहे हैं इकाई 3 में और उसका अध्याय 5 जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन की बात करता है, जिसमें आप पढ़ोगे ग्राम के स्तर पर न जो है ग्राम पंचायत और जो है शहर के स्तर पर जो है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर नगर निगम या नगर पंचायत। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा पंचायत से, यानी कि आज हम पंचायत के बारे में जानेंगे। टॉपिक पे आने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप जिस क्षेत्र में रहते हो, यदि आप गांव में रहते हो, तो मान लीजिए अगर आपके गांव में पानी की व्यवस्था सही नहीं है या कहीं का नाला टूट चुका हो, कहीं के बिजली की जो है खंबे लटक रहे हो, कहीं बिजली के तार टूट गए हो, कहीं जो है पुरानी इमारत ऐसी हो जो कभी भी गिर सकती हो और उसके नीचे कोई भी लोग दब सकते हो, इस प्रकार की व्यवस्था यदि अव्यवस्था है आपके गांव में या आप जिस क्षेत्र में रहते हो आपके शहर में, तो आपको क्या लगता है इन असुविधाओं के लिए या इन अव्यवस्था के लिए आप किन के पास जाओगे? क्या आप पीएम के पास जाओगे? क्या आप सीएम के पास जाओगे? या आप जाओगे किसके पास? क्या आप किसी भी सांसद, किसी भी मंत्री या फिर आप जाओगे प्रेसिडेंट के पास? आपको क्या लगता है? क्या आपकी बात पीएम सुनेंगे? नहीं। क्या आपकी बात सीएम सुनेंगे? नहीं। अर्थात मेरे दोस्तों, आप बताइए, आपको मैं समझाती हूं। भारत में जो है, इंडिया में, चलिए मानते हैं ये हमारा भारत है। भारत के इस क्षेत्र में जो है केंद्र सरकार बैठी है। केंद्र सरकार के स्तर पर आप देखते हो जो है संसदीय प्रणाली, जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा के जो है बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर चुना जाता है और प्रधानमंत्री जो है कार्यपालिका के अंग होते हैं। तो आप क्या सोचते हो? क्या यह जो प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये यहाँ के एक छोटे से गांव के छोटे से कस्बे के प्रॉब्लम को आप उन तक ले जाओगे? और क्या उनका ध्यान जो है इस छोटे से कस्बे पर जाएगा? चलिए एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप झारखंड में या आप बिहार के या आप किसी भी क्षेत्र आप जहां रहते हो वहां का मान लीजिए, मैं उदाहरण झारखंड का लेती हूँ। मान लीजिए झारखंड एक क्षेत्र है और झारखंड में एक जिले के अंतर्गत एक ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम है। तो आपको क्या लगता है वहां की राज्य सरकार या जो वहां के सीएम हैं, आपको क्या लगता है कि वो छोटे छोटे गांवों के स्तर पर जो अव्यवस्था फैली है, क्या उस पर उनका ध्यान जाएगा? जी नहीं। तो इसीलिए इन समस्याओं के लिए, इन छोटे स्तरों पर अव्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए या जो स्थानीय स्तर की समस्याओं को दूर करने के लिए या स्थानीय प्रशासन के लिए हमने स्थानीय जो है स्वशासन की संकल्पना दी। तो आप देखिए कि क्या होता है। स्थानीय स्वशासन से हमारा क्या तात्पर्य है? स्थानीय स्वशासन स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं हेतु समस्याओं के लिए हमने क्या किया? एक प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया। और वही व्यवस्था क्या कहलाती है? हमारी स्थानीय स्वशासन कहलाती है। तो जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, आप जब देखोगे ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत की व्यवस्था है और जो शहर है या जो नगर है उसके स्तर पर जो है शहरी पंचायत या नगर निगम या नगर पंचायत की व्यवस्था है।
तो आप जब देखोगे मेरे दोस्तों, आप ये देखिए कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये इसी स्थानीय स्वशासन का ग्रामीण स्तर का एक प्रशासनिक ढांचा है जिसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए एनसीईआरटी आपकी बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरा चैप्टर समझाएगी, इसीलिए मैं एक छोटा सा उसका ढांचा आपको दिखा करके आऊंगी तुरंत आपके एनसीईआरटी पे, क्योंकि आज जो है एनसीईआरटी आपको छोटे छोटे चीजों को समझाएगी, बहुत डिटेल वे में समझाएगी। तो देखिए जो पंचायत है, आप जिसे पंचायत कहते हो, उस पंचायत में आप जब देखोगे तो इसमें एक ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा होती है। फिर जो है ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत आप देखते होंगे, ग्राम सभा सुने होंगे, ग्राम पंचायत सुनते होंगे, आप सुनते होंगे पंच, आप सुनते होंगे सरपंच। तो इन जो छोटे छोटे कंसेप्ट है इनमें आप फंसते हो। क्यों फंसते हो? क्योंकि आप इसको इंटरलिंक करके नहीं पढ़ते हो। आप जब केंद्रीय स्तर पे जो है गवर्नमेंट को पढ़ते हो या जब आप राज्य स्तर पर गवर्नमेंट को पढ़ते हो, तो बच्चों आप ध्यान रखो कि आप स्थानीय स्तर पर उन्हीं चीजों को पढ़ते हो, तो आप उससे इंटरलिंक करो। हालांकि हमारे संविधान में ऐसी कोई जो है व्याख्या नहीं की गई है कि हमारे स्थानीय स्वशासन को हम केंद्रीय जो है शासन या राज्य स्तरीय शासन के तौर पे देखते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम समझने के लिए तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम तो समझने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए, जब आप देखते हो ना, तो केंद्र का जब आप ढांचा पढ़ोगे, जब केंद्रीय सरकार को पढ़ोगे, तो वहां आप देखोगे कि एक विधायिका है, जो मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। एक विधायिका है, एक है कार्यपालिका, ठीक है, न्यायपालिका को अभी स्किप करते हैं। एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका। तो जो विधायिका है मेरे दोस्तों, वो क्या करता है? वो करती है कानून का निर्माण, कानून का निर्माण, या आप ऐसे समझिए कि ये जो है विधायिका जो है ये निर्णय लेती है। आप ऐसे समझिए कि ये विधायिका क्या करती है? ये निर्णय लेती है। और ये जो कार्यपालिका है, इन्हीं कानून को, इन्हीं निर्णयों को संचालित करती है। अर्थात जो लॉ है उनका एप्लीकेशन जो है हमारी एग्जीक्यूटिव करती है, अर्थात हमारी कार्यपालिका करती है। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि एक है विधानसभा, सॉरी, एक है ग्राम सभा। देखिए, एक है ग्राम सभा, ग्राम सभा। आप इसको क्या समझिए, ये किस प्रकार की है? ये है एक विधायिका के जैसे। कैसे? क्योंकि ग्राम सभा ही जो है गांव से संबंधित सभी समस्याओं पर विचार विमर्श करती है, सभी समस्याओं को उठाती है और जो है ग्राम पंचायत के समक्ष रखती है। और जो हमारी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत जो है वो इन्हीं के लिए गए निर्णयों को, इन्हीं के लिए गए डिसीजंस को, इन्हीं के जो उठाए गए मुद्दों पर जो है कार्य करती है और इन्हीं समस्याओं को ये दूर करने का कार्य करती है। जैसे कि इसमें देखिए, ग्राम सभा क्या है? आप सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा, यदि आप जो है ग्रामीण स्तर से बिलोंग नहीं करते हो, आप ग्रामीण स्तर से संबंधित नहीं हो, तो आपके जो है मन में सवाल आएगा कि ग्राम सभा क्या है। तो देखिए, अभी मैं एकदम सिंपल वर्ड में आपको बताऊंगी, बहुत सिंपल वर्ड में बताऊंगी ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा कुछ नहीं है, ग्राम सभा है उस ग्रामीण स्तर पे जितने भी 18 वर्ष से प्लस के जो वयस्क हैं या जो लोग हैं, अर्थात आप जानते हो हमारे देश में जो है 18 वर्ष की उम्र में लोग वोट दे सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ मत देने का जो है एक उम्र सीमा है वो 18 वर्ष है। तो इसमें 18 वर्ष से प्लस के जो लोग हैं, अर्थात क्या कह रही है यहाँ पे, जब हम कहते हैं कि 18 वर्ष से प्लस के जो लोग हैं वो लोग ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं, तो हमारे कहने का तात्पर्य क्या होता है कि जो 18 वर्ष प्लस अर्थात सभी मतदाता
क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। आप ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझिए कि एक ये गांव है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए एक ये गांव है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 लोग रहते हैं, यहाँ पे 100 लोग रहते हैं। अब 100 लोगों में से 60 लोग क्या हैं? 60 लोग क्या है? 18 प्लस हैं, 18 प्लस हैं। ठीक है, जो 60 लोग हैं वो 18 प्लस हैं, तो ये 60 लोग क्या होंगे? ये ग्राम सभा के सदस्य होंगे। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। देखिए, आप सिंपल वर्ड में ये समझिए कि एक गांव के अंतर्गत जितने भी 18 वर्ष से अधिक के लोग हैं, 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अर्थात वो सभी मतदाता जो मत देते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अर्थात ग्राम सभा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, 18 प्लस के सभी लोगों की एक समूह है या एक सभा है। और इन्हीं ग्राम सभा, यही ग्राम सभा क्या करती है? जो मत देने वाले लोगों की एक सभा है, यही सभा क्या करती है? अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, और यही प्रतिनिधि मिल करके स्थानीय या ग्रामीण स्तर के प्रशासन का संचालन करते हैं, और उनके समूह को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत। बताइए, क्या आपको समझ आया? आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आज तक किसी ने आपको इतने सिंपल वे में नहीं समझाया होगा। तो और अब हम जब ये पूछते हैं कि ये प्रतिनिधि कौन होते हैं, कैसे होते हैं, या इनको हम क्या कहते हैं, जैसे हम केंद्र स्तर पे कहते हैं ना कि जो हम अपने प्रतिनिधि को लोकसभा में चुन के भेजते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे अपने प्रतिनिधि को ग्राम सभा में चुन के भेज रहे हैं, तो उनको हम पीएम कहते हैं या और अनेक मंत्रियों के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम यहीं पे अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजेंगे तो हम इनको किन नामों से पुकारेंगे? तो देखिए, यहाँ पे इस चीज को मैं क्लियर करती हूँ। तो ग्राम सभा के अंतर्गत कौन आते हैं, ये आपको इस बात को क्लियर करेगा। ये जो ग्राम पंचायत है, ये प्रधान या इन्हीं को हम कहीं कहीं सरपंच कहते हैं, प्लस सभी पंच। ठीक है, सरपंच प्लस सभी पंच। अब पंच क्या होते हैं? अब आप इसमें कंफ्यूज करोगे कि यार ये पंच क्या होता है, ये सरपंच क्या होता है। तो चलिए समझाते हैं, ये बहुत इजी है। अभी देखिए क्या होता है। एक आप शब्द सुनते हो पंच, पंच। तो एक बात बताइए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक देश के अंतर्गत जो केंद्र या राज्य सरकार है, वो स्थानीय जो है स्तर के लोगों की समस्याओं को नहीं देख सकती। ऐसे घर घर जाके हम सबकी समस्याएं तो नहीं सुन सकते हैं। अब अगर दिल्ली में बैठी सरकार या राज्य स्तर पे बैठी सरकार सुदूर गांव क्षेत्रों में जा करके ये कहने लगे कि यहाँ पे जो है पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे नदी नाले टूटे हुए हैं, यहाँ ये इमारत है जो गिर सकती है, किसी का जान जा सकता है, यहाँ पे बिजली के खंभे लटक रहे हैं, इस पे किसी की जान का खतरा है। तो ये चीजें देखेंगे तो यार फिर देश कौन संभालेगा, फिर राज्य कौन संभालेगा? तो ये एक है कि उनके पास इतना समय नहीं होता, क्योंकि वो उनको पूरे देश को देखना है, उनको विदेश को देखना है। तो ऐसे है कि एक बड़ी राज्य के अंतर्गत जो सरकारें होती है, उनके पास अनेक समस्याएं होती है। वो गांव-गांव में जा करके जो है उनकी समस्याओं, हर किसी की समस्याओं को नहीं सुन सकती। ये पॉसिबल नहीं है, जो कि हम बहुत पॉपुलेटेड कंट्री हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसी प्रकार से मान लीजिए ये एक गाँव है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर मैं आऊंगी वापस इस पे। देखिए, मान लीजिए ये एक गांव है, ठीक है, ये एक गांव है। चलिए ये एक गांव है। मान लीजिए कि इस एक गांव में कुछ क्षेत्र यहाँ पे लोग रहते हैं, कुछ क्षेत्र लोग यहाँ पे रहते हैं, या कुछ क्षेत्र के लोग यहाँ पे रहते हैं, कुछ क्षेत्र के लोग यहाँ पे रहते हैं, और कुछ क्षेत्र के लोग यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ एक जो है मेन प्रधान बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो प्रधान है, अब हो सकता है इनका इन क्षेत्र की समस्या पे ध्यान ना जाए, हो सकता है इस क्षेत्र की हर समस्या को ये कवर ना कर पाए, ये भी हो सकता है कि यहाँ ना जा पाए, ये भी हो सकता है यहाँ ना। तो फिर हमने क्या किया, हमने गांव को ही अनेक स्तरों में बांट दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमने क्या किया, इस गांव को हमने अनेक स्तरों में बांट दिया, अनेक प्रशासनिक जो है खंडों में बांट दिया, या मान लीजिए हम अपनी सुविधाओं के लिए इसको अनेक खंडों में बांट देते हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 3, 4, 5, और भी हो सकते हैं, हम 5 मान के चलते हैं।
तो ये जो क्षेत्र है, मान लीजिए ये जो क्षेत्र है, अब यहाँ पे मान लीजिए क्या सोच लें, कितना मान लें आप, मानिए कि हम यहाँ पे 20 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे भी मान लीजिए 10 लोग हैं, यहाँ पे भी मान लीजिए 30 मान लेते हैं, यहाँ पे भी 40 मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं। तो क्या है कि इन क्षेत्रों का भी जो है हर समस्या सामने आ सके, इसीलिए ये जो 20 लोग हैं अपने ही लोगों में से किसी एक को जो है अपना प्रतिनिधि चुनेंगे उस क्षेत्र का, ठीक है। अपने ही क्षेत्र से एक लोगों को चुन करके जो है पंचायत में भेजेंगे, अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। ये भी क्या करेंगे, अपने में से ही किसी एक को अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, ये भी किसी अपने में से किसी एक को अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। तो ये सारे क्या करेंगे, जिनको क्षेत्रों में हमने बांटा, इन क्षेत्रों को देखिए, यहाँ पे ये बहुत गड़बड़ हो गया बच्चों, देखिए, तो हमने इस गांव को जो अनेक क्षेत्रों में बांट दिया, ये अनेक क्षेत्रों में हमने बांट दिया और इसको हमने नाम दिया 1 2 3 4 5, इसको हमने नाम दिया। हम इसी क्षेत्रों को क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं। इन्हीं क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 एंड वार्ड नंबर 4 एंड 5। तो ये क्या हुआ, हमने अपने गांव को, यहाँ की प्रशासन को सुविधाजनक चलाने के लिए और सभी के समस्याओं पर ध्यान रखने के लिए हमने अपने गांव को प्रशासनिक सुविधाओं हेतु कई क्षेत्रों में बांट दिया और हमने उसको वार्ड का नाम दिया। अब इन वार्ड में जितने भी सदस्य हैं उनमें से कोई एक सदस्य चुन करके जो है प्रतिनिधि के रूप में जाएगा। किसी एक सदस्य को यहाँ के लोग अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, ऐसे ही सभी सदस्य, सभी वार्ड के लोग एक एक प्रतिनिधि चुनेंगे, ठीक है, एक एक प्रतिनिधि चुनेंगे। और इन्हीं प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है, पंच कहा जाता है। देखिए, इन्हीं प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है, पंच कहा जाता है। और इस पूरे गांव की जो प्रशासन को देखता है, जो पूरे गांव को चलाता है और जिसके अंतर्गत सभी वार्ड होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, जो है प्रधान कहा जाता है। उनको प्रधान कहा जाता है और ये प्रधान के अंतर्गत ये सभी वार्ड आते हैं। मतलब एक आप सोच के देखिए, चलिए एक उदाहरण देती हूँ आपको समझाने के लिए। मैं एक उदाहरण देती हूँ। मानिए कि एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, इसमें कुछ लोग जो होते हैं इस क्लास के अब मान ली कि क्लास में कई सेक्शन है। सेक्शन 1 में एक हमने वहां के कोई होनहार बच्चे को उठाया और सेक्शन 1 को उसके अंदर रख दिया। मतलब कि तुम देखना कि सेक्शन 1 में कैसे क्या संचालित हो रहा है। सेक्शन 2 के एक बच्चे को उठाया और हमने ये देखा कि उसको दे दिया कि चलो ठीक है, तुम क्लास सेक्शन 2 पे जो टीचर की अनुपस्थिति में तुम देखोगे और तुम चीजों को ध्यान से देखोगे और टीचर तक इस बात को लाओगे। और ऐसे ही जो है सारे सेक्शन में एक एक बच्चे को हमने उठाया और उस सेक्शन का एक इंटेलिजेंट बच्चा या कुछ घोषित कर दिया। तो जैसे ही ये बच्चे को हमने सारे सेक्शन का उठाया ना, तो इसी प्रकार से हम अगर इसको पंचायत के रूप में देखें तो हम इनको क्या कहेंगे, पंच कहेंगे। अब सारे सेक्शन को मिला करके, जो मान लीजिए हम क्लास 6 के सेक्शन को अगर उठा रहे हैं, तो हम क्लास 6 के सेक्शन को इन लोगों को उठाए तो हमने कह दिया कि हाँ, ये इस क्लास के बच्चों का प्रतिनिधित्व जो है सेक्शन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन इस सारे सेक्शन को, यानी क्लास 6 का एक मॉनिटर होगा जो कि इस सभी सेक्शन का मॉनिटर होगा और प्रधान होगा, हेड होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ये है, मान के चलते ये कुछ सेक्शन है और इसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो पंच कहलाते हैं। और इन सारे सेक्शन या सारे गांवों का जो प्रतिनिधित्व करता है एक साथ एक व्यक्ति, वो प्रधान या सरपंच कहलाता है। तो आप बताइए, क्या आपको अब समझ में आ गया कि पंच और सरपंच या प्रधान क्या होता है? देखिए, अब क्या हुआ, आप अपने जान गए कि क्या होता है सरपंच और क्या होता है पंच। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे। इवन आप ये भी जान गए कि वार्ड क्या होता है। हमने गांव को कुछ कुछ इकाइयों में बांट दिया, उसको वार्ड का नाम दिया, सभी वार्डों से एक व्यक्ति को उठाया, प्रतिनिधि बना दिया, तो उन सभी प्रतिनिधि को मिला के पंच कहा जाता है और पूरे गाँव का जो प्रतिनिधित्व कहता है उसको सरपंच कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत क्या है?
ग्राम पंचायत इन्हीं पंच प्लस प्रधान प्रधान का एक समूह है या प्रशासनिक ढांचा है जो समस्त ग्रामीण पंचायत या ग्राम पंचायत का जो है क्रियान्वयन को जो है बढ़ावा देता है, क्रियान्वयन करता है सभी निर्णयों का। और दोस्तों ये तो एक तरह से कार्यपालिका की तरह कार्य करता है। अब ये किसके प्रति उत्तरदायी है? देखिए ये ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है किसी भी सरकार को शक्ति उसके जनता से प्राप्त होती है, वो तो जनता के प्रति या जनता के सदन के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो चूंकि ग्राम पंचायत को ग्राम सभा ने चुना है, इसीलिए ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है या रिस्पॉन्सिबल है। जब आप चीजों को इंटरलिंक करके पढ़ते हो ना तो आप भूलते नहीं हो, और आप उसके बेसिक्स को जब जान जाते हो तो आप उसके एडवांस लेवल को समझ लेते हो। अब जो मैंने आपको आज बताया आप कभी इसको भूलोगे नहीं, और जब आसपास अब ऐसे किसी भी कंसेप्ट को देखोगे तो आप बहुत अच्छे से उसकी तह तक जा सकते हो। क्योंकि सिर्फ शब्दों में अगर आप पढ़ लेते हो कि प्रधान ये होता है, पंच ये होता है, ग्राम पंचायत ये होता है, और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है ग्राम पंचायत का कंसेप्ट आया, तो आप चीजों को समझ नहीं पाओगे। पढ़ना और समझना दो बहुत अलग बातें हैं। तो आई होप मैं आपको समझा पाई। चलिए अब आपके एनसीईआरटी पे आते हैं, फिर मैं आऊंगी आपको समझाने का जो मैं सिलसिला चलाती हूँ उस पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके एनसीईआरटी की तरफ रुख करते हैं। अध्याय 5 पंचायती राज। आइए देखते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है इस बारे में। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिया जाता है? यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे। अब तो आप समझ गए होंगे कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। आज का दिन बड़ा खास है। एनसीईआरटी यहाँ से शुरू होती है। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग, एनसीईआरटी एक गांव की बात करती है जिसका नाम हरदास है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत उनके लिए क्या क्या योजना बनाएगी। यहाँ देखिए कॉर्नर में दिया गया है ग्राम सभा के बारे में। जब ऐसे छोटे कॉर्नर जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं ना, आप उनको जरूर पढ़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, अर्थात जो मैंने बताया आपको 18+ की सभा है। वो हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव के लोग हो या एक से ज्यादा। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में अलग जो है हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में है, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। अब देखिए ग्राम सभा क्या है, यहाँ हमके एनसीईआरटी समझाएगी। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। ये जो चीजें एनसीईआरटी आपकी कह रही ना, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इससे आपको समझ में आएगा कि ग्राम स्तर पे जो है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत कैसे अपने कार्य को करती है। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तीजिया ने बोला कि हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं। एक लोगों का सुझाव था पानी की समस्या से निपटने के लिए कि जो सुरू नदी का जो पानी है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि सुरू नदी का पानी पाइप से गांव में लाकर एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। ठीक है, ये दूसरे लोगों का मत था।
सिजिया ने कहा कि इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिसके जाता है, हम उससे ज्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ग्राम सभा का ही एक सदस्य अर्थात वो 18+ होगा, उसने सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग क्लियरली बात कर पा रहे हैं, तो अपने विचार को उनके समक्ष जो है क्लियर वे में रख रहे हैं। उस गांव में जो वो नए तरीके की बात कर रहा है, अब वो उसके आगे कहता है अनवर कि उस गांव में अपने भाई से वह मिलने गया था, ठीक है। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम या वाटर सेट कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे और टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। देखिए अब एक इस कॉर्नर में आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में दिया गया है कि ग्राम पंचायत कई वार्डों छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। मैंने आपको जैसे बताया था ना कि उसको हम लोग कई इकाई में बांट देते हैं। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। अब तो कोई समस्या नहीं है इसको समझने में। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है, जिसको हमने प्रधान कहा था, ठीक है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए उनका रिकॉर्ड रखना, ठीक है। इसको हम आएंगे लास्ट में, हम समझाएंगे जब आपकी एनसीईआरटी वीडियो की बात करेगी तब हम समझाएंगे इनके बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। हमने यहाँ तक देखा कि पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। अनवर का विचार उनको पसंद आया था तो कहा कि अब इसके बारे में पता करो ये कैसी व्यवस्था है। अब आगे देखिए, ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। पानी की चर्चा हो गई, ठीक है। अब जो है वहाँ की जो हरदास गांव की जो ग्राम सभा है वो अब आएगी गरीबी की जो सूची बनी हुई है उसमें आएगी, ठीक है। गरीबी रेखा में जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। यह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे धीरे कहा। धीरे धीरे कहा। चलिए आगे देखते हैं। सरोज ने सूखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम तो इस सूची में नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या इस सूची में कहीं कोई त्रुटि है, मतलब कुछ अमीर लोगों के जो है नाम भी इस सूची में आ रहे हैं, ठीक है। वो अपनी तरह से इसको डील कर रहे हैं। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब देखिए कि अमीर चंद कौन है। अब अमीर चंद को कौन क्या बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था, समझिए, और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में जो है घुसुर फुसुर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहें। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। ये वही अमीर चंद है जिसके बारे में बात हो रही है कि वो जमींदार था, ठीक है। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का जो परिवार है वो बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। सरपंच ने पूछा तो फिर देखिए क्या होता है।
दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का नाम होना चाहिए। इसको सरपंच ने सुना और फिर पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, सूची में ओम प्रकाश का नाम क्यों नहीं है जब वो इतना गरीब है। तो जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर वह वहां बार बार वहां पर ताला लगा हुआ था। हर बार वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश के पारिवारिक जो आय है वो देखी जाएगी, और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। अब देखिए यहाँ आपके एनसीईआरटी ग्राम सभा के बाद आएगी ग्राम पंचायत पर। ग्राम सभा यही सभा अभी आपकी एनसीईआरटी बता रही है कि ये समस्याएं जो है बोला गया, इन सूचियों पर जो है विचार विमर्श किया गया, इन लोगों की जो है सूचियों में कुछ त्रुटियां देखी गई। तो यही चीजें मैंने आपको समझाई कि ग्राम सभा में जो है समस्याओं को उठाया जाता है और उन पर विचार विमर्श करके निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं निर्णयों को जो है लागू करती है कौन? हमारी ग्राम पंचायत, जिसका मुखिया सरपंच होता है। तो देखिए अब आते हैं ग्राम पंचायत पर। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका काम जो है, मुख्य काम, उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी जो है पंचायत अपना काम कर पाती है। जैसे कि आप देखते हो ना कि संसद किसी कानून पर अपना मंजूरी देगी तो वो कानून जो है वो प्रस्ताव जो है कानून बनता है। किसी प्रस्ताव पर संसद मंजूरी देगी, फिर वो कानून बनेगा और कानून को अप्लाई हमारी एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका करेगी। बस उसी प्रकार का है ये। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया कि महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऐसा भी होता है कि जब कोई सरपंच या पंच अच्छे कार्य करते हैं तो उनको सम्मानित किया जाता है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम जो है निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किए। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वो आपको याद है? ऑफ कोर्स आपने अभी पढ़ा होगा, अभी पढ़ा है आपने तो आपको तो याद होगा ही। जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को जो है दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। ठीक है, पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंड पंपों को गहरा करने के विकल्प पर जो है सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंड पंप के देख रेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। देखिए समस्या क्या होती है ना दोस्तों, कि जो हमारी पंचायत है, जो स्थानीय स्वशासन है, उनका फंड जो है वो बहुत वीक है। मतलब उनके पास जो है वित्तीय समस्या बहुत है, उनको ज्यादा फंड नहीं मिल पाता कि वो जो है खुले तौर पे या अच्छे से अपने कार्यों का निर्वहन कर सके या अच्छे से जो कि विकास कार्यक्रम को चला सके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एनसीईआरटी आपकी ध्यान इस ओर भी खींचना चाह रही है। तो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके जो है निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के अस्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। चलिए आगे चलने से पहले एक देख लेते हैं छोटा सा क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ग्राम स्तर पर होता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है,
उसके बाद होती है पंचायत समिति, पंचायत समिति। उसके बाद होती है जिला परिषद, जिला परिषद। तो बच्चों क्या होता है कि ग्राम पंचायत तो आप समझ रहे हो, उनको तो वार्डों में बांटा गया है। तो एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत कई जो है गांव भी आते हैं और कई वार्ड भी आते हैं। ऐसे ही जो है पंचायत समिति या पंचायत समिति के जो स्तर पर या जो खंड स्तर पर जो है कई पंचायत आते हैं, ठीक है, कई पंचायत आते हैं। और इस पंचायत जैसे कि ग्राम पंचायत में भी आपने देखा कि सचिव की बात की गई है, यानी सचिव क्या है, एक जो है प्रशासनिक अधिकारी होती है, सरकार उसको जो है नियुक्त करके भेजती है, उसका जो है वोट नहीं होता, उनका चयन नहीं होता, वो एग्जाम या जो है सरकार के द्वारा चयनित होकर आते हैं या उनकी नियुक्ति होती है। वैसे ही यहाँ पर जो है पंचायत समिति के स्तर पर भी एक प्रशासनिक या सरकारी अधिकारी होता है जिनको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या बीडीओ कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक सरकारी जो है अधिकारी होते हैं, उनको सचिव कहा गया, सचिव कहा गया। और यहीं पे भी एक प्रशासनिक जो है सरकारी अधिकारी होते हैं जिनको बीडीओ कहा गया, ठीक है, बीडीओ कहा गया। तो ये बीडीओ क्या है, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, ठीक है। इनके अंतर्गत कई पंचायतें होती है और यानी कि ये जो है कई पंचायत के अंदर किस प्रकार से कार्य हो रहा है, यानी एक ब्लॉक के अंतर्गत कई पंचायत होती है और उन पंचायतों के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य हो रहा है, ये देखना इनका कार्य है। जो कार्य यहाँ पे सचिव कर रही है वही कार्य यहाँ पे बीडीओ कर रहे हैं। ऐसे ही जिला परिषद है और ये जिला परिषद के अंतर्गत भी जो है एक सरकारी जो है प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो हमारे डीएम होते हैं। और डीएम आमतौर पर आप जानते हो, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या जो आप बनना चाहते हो, डीएम हमारे एक आईएएस अधिकारी होते हैं। तो बस यही बात यहाँ पे आपके एनसीईआरटी कह रही है कि अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी की बात करके इस योजना पर जो है अधिक जो है जानकारी इकट्ठा की जाएगी। पंचायत के 3 स्तर देखिए, अब आपकी पंचायत जो है एनसीईआरटी जो है पंचायत के स्तरों पे बात करेगी। हरदास गांव की ग्राम पंचायत और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा जो स्तर है वो विकास खंड का होता है, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है जैसा हमने आपको बताया, ठीक है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है, यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी हालांकि खत्म हो रही है, लेकिन मैं आपको एक बार इसे अच्छे से समझा दूं क्योंकि आप कंफ्यूज करते हो। आपको मैंने बता दिया कि पंच, सरपंच या फिर प्रधान या क्या होते हैं, या ग्राम सभा या ग्राम पंचायतें क्या होती है। देखिए ये जो ग्राम पंचायतें हैं ना, ये जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है, इसमें कौन है, प्रधान या सरपंच हैं, प्लस कौन है, सभी क्या है, पंच हैं। पंच कौन होते हैं, तो जो है वार्ड के अपने एक प्रतिनिधि, हर एक वार्ड में एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है, उनको मिला के हम पंच बनाते हैं, तो उनको पंच कहते हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये ग्राम पंचायत के भाग हैं। लेकिन दोस्तों प्रधान और पंच के अलावा एक सचिव भी होते हैं, सचिव भी होते हैं। सचिव कौन होते हैं, सचिव कौन होते हैं, तो ये सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, अर्थात इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा होती है। ये चुनाव
जो है इनकी चुनाव द्वारा इनको नहीं चुना जाता है। ऐसे ही जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जब ग्राम पंचायत में जब हम देखते हैं एक सचिव होती है, ऐसे ही हमारा दूसरा स्तर है पंचायत समिति का, पंचायत समिति का, ठीक है। और इस पंचायत समिति में कई पंचायतें होती है, इसके अंतर्गत कई पंचायतें आती है और यहाँ पर भी एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जो कि जो वहाँ विकास कार्यक्रम का जायजा लेता है, उसका जो है उसके बारे में जानकारी रखता है कि कौन सी पंचायतें किस प्रकार से कार्य कर रही है, उसको कहा जाता है बीडीओ या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, उनको कहा जाता है बीडीओ। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पे होती है जिला परिषद, जिला परिषद, और इनके अंतर्गत जो है कई खंड आते हैं, कई जो है पंचायत समितियां, मतलब कि ये क्या है, ये खंड स्तर पर है, ठीक है। ये क्या है, ये ग्राम स्तर पर है। आप देखिए ये क्या है, ये ग्राम स्तर पर है, ये ग्राम स्तर पर है। ये क्या है, ये ब्लॉक स्तर पे है, ब्लॉक या खंड स्तर पर है, ठीक है, खंड स्तर पर है। और ये क्या है, जिला परिषद क्या है, ये जिला स्तर पर है दोस्तों, ये जिला स्तर पर है। एक जिला के अंतर्गत जितने भी ब्लॉक, जितने भी पंचायतें आती है वो किसके अंतर आती है, जिला परिषद के अंतर्गत। और यहाँ भी एक सरकारी अधिकारी होता है, एक सरकारी अधिकारी होता है जो सीईओ या फिर डीएम होता है, ठीक है, जो डीएम होता है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम कहते हैं, और ये आमतौर पर एक आईएएस अधिकारी होते हैं। तो देखिए ये जो आपने देखा, तो ग्राम सभा पे भी एक सचिव होता है जो सरकारी अधिकारी है। ब्लॉक या खंड स्तर पर भी जो है पंचायत समिति में एक सरकारी अधिकारी होते हैं जिनको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या बीडीओ कहा जाता है। जिला स्तर पर भी जो है जिला परिषद में एक सरकारी अधिकारी होते हैं जिनको डीएम कहा जाता है, जो आमतौर पर आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो बस इसी प्रकार से जो है हमारी पूरी व्यवस्था काम करती है। आई होप आप ये सारी चीजें अब समझ गए होंगे। अब आपको ये समझ में आया होगा कि बीडीओ का कार्य क्या होता है, या हमारे जो डीएम होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, या जो सचिव हैं सरकारी अधिकारी उनका क्या कार्य है किसी पंचायत के अंतर्गत। और ये सभी जो सरकारी अधिकारी होते हैं ना, ये अपने अपने स्तर पे जितने भी कार्य हो रहे हैं उनका जो है लेखा जोखा रखते हैं और वो सरकार को प्रसारित करते हैं कि ये इस क्षेत्र में ये कार्य जो है निर्णय लिए गए हैं और इतने कार्य हो गए और इतने कार्य जो है बाकी हैं, इनको सरकार को जो है रिपोर्ट देना होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्थानीय स्वशासन क्या है। स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्तर पर शासन की एक संस्था है जो वहां के ग्रामीण लोगों की समस्याओं को सुनता है और उनका जो है उचित निपटारा करता है। वही स्थानीय स्वशासन है, जिसमें से स्थानीय स्वशासन का एक अंग पंचायत है। और पंचायत के बारे में थोड़ा सा संवैधानिक प्रावधान देख लीजिए। पंचायत जो है ये गांधी जी का कंसेप्ट था, हमारे गांधी जी का, जो हमारे नेशनल फादर कहे जाते हैं, उनका कंसेप्ट था। और ये जो है बहुत मेहनतों के बाद 73 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है इसको लाया गया। और अब जब आप देखोगे इसमें क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, तो इसमें हमारी जो है भाग 9 अनुसूची 11 नो तो गलत हो गया। अनुसूची 11 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जो है 243 ओ तक जो है पंचायती राज व्यवस्था की गई है। और जो ये अनुसूची 11 है ना दोस्तों, इसमें 29 विषय हैं जो पंचायतों को जो है हस्तांतरित किए गए हैं, पंचायतों के कार्य क्षेत्र में रखे गए हैं। और इन्हीं सभी 29 विषयों पर जो है पंचायत कार्य करती है और वहां के उस ग्राम का विकास हेतु वो प्रयासरत रहती है।
और ग्राम पंचायत में जो प्रधान और पंच होते हैं वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि उनको शक्ति या उनका चुनाव जो है वो ग्राम सभा के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और ये जो 29 विषय हैं ये कुछ नहीं है, ये स्वास्थ्य आदि उस क्षेत्र की जो है पेयजल की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, और कहीं पे कुछ पुरानी इमारतों का मरम्मत, यही सारी विषय जो है पंचायत के अंतर्गत रखी गई हैं। तो आई होप आप ये सारे कंसेप्ट को समझ गए होंगे एंड आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो आप पहले तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, देन आप आपके एनसीईआरटी को एकदम स्पीड में रीड करिए, तो आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी में अब कुछ रह ही नहीं गया जो आपसे छूट रहा है। और वो एनसीईआरटी और हमारा क्लास मिल करके आपका एक कंसेप्ट बिल्ड करेगा। एंड फिर आप जब एडवांस लेवल पे जाओगे तो आप सेम कंसेप्ट को जब पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी लगने वाला है। तो आप पढ़ते रहिए ऐसे ही और आगे बढ़ते रहिए। मैं फिर आऊँगी जब मैं जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा वो स्थानीय सुशासन का जो है शहरी प्रशासन रहेगा। तो आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है दोस्तों तो आप हमारे वीजा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी और क्या सुधार की आवश्यकता है, और इसे अन्यों के साथ साझा जरूर करें ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो सके। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।